कम्युनिकेशन की 2 क्लासेस में कम्युनिकेशन क्या है ये हमने समझ लिया, कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या हैं ये भी हमने समझ लिया। आज की क्लास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि मैं आपको आज की क्लास में ये समझाने जा रहा हूँ कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब आप कहेंगे कि आप कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा रहे हैं, तो मैं कहूँगा देखिए मैं कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो आपको उसके लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। देखिए मैंने आपको एक चीज़ पहले भी समझाई थी कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन तभी बन पाती है जब कम्युनिकेशन का पर्पस यानी कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग 2 लोगों के बीच अचीव हो सके। समझ में आई मेरी बात? सेंडर अपनी बात में क्या कहना चाहता है और रिसीवर क्या उसकी बात को अच्छे से समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा, यानी अगर वो दोनों आपस में कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पा रहे हैं, इसका मतलब कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव है यानी असरदार है। आप जिस पर्पस के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर पा रहे हैं। तो ऐसी कम्युनिकेशन में क्या खूबियाँ होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने जा रहे हैं। हम नॉर्मली कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे कि एक कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है, हम ये कहने जा रहे हैं कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में ऐसा क्या होता है जो कि किसी भी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाता है। ठीक है ना? तो आपको पढ़ने से पहले ये पता होना ज़रूरी है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, किसी भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लैरिटी। क्या है मेरे बच्चे? क्लैरिटी। देखो, चाहे आप शब्दों को बोलकर कहें यानी स्पोकन, या फिर आप अपनी कम्युनिकेशन को लिख कर करें और रिटन कम्युनिकेशन, ये दोनों ही कम्युनिकेशन जो हैं वो आपके मैसेज का पर्पस क्लियरली दूसरे को बताना चाहिए। देखिए जो मैं लिख रहा हूं उस पर फोकस कीजिए। एनी स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन शुड स्टेट द पर्पस ऑफ मैसेज क्लियरली। आप दूसरे को क्या समझाना चाह रहे हैं वो बात उसको क्लियरली समझ में आनी चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं वो अपनी बात को तरीके से कह नहीं पाते, यानी उन्होंने बहुत सी ऐसी बात बोली होती है लेकिन सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि ये बोल क्या रहा है ना। अक्सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी होंगी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर लोगों से सवाल पूछे गए, एक बंदे ने इतने सारे सवाल पूछ लिए वो समझ ही नहीं पाया कि उससे पूछा क्या गया। तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी किसी कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करें, तो चाहे वो स्पोकन कम्युनिकेशन हो या रिटन कम्युनिकेशन हो, आपका पर्पस मैसेज का आराम से क्लियरली समझ में आना चाहिए। समझ आती है बात या नहीं आती? अब मैं आपको बताता हूँ ये काम आप कैसे कर सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं, द लैंग्वेज शुड बी सिंपल। लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? सिंपल होनी चाहिए भाई। ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज को यूज़ करेंगे तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। समझ में आती है बात ये? हाँ जी। सेंटेंसेस माइट बी शॉर्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुड बी हाईलाइटेड। तो देखिए इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपनी बात में क्लैरिटी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि देखो क्लैरिटी का मैसेज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामने वाले को ये पता होना चाहिए कि आप उससे कह क्या रहे हैं। आपने अक्सर वो फेमस मीम सुना होगा, अरे कहना क्या चाहते हो। तो क्या नहीं है वो सवाल आपसे क्यों पूछा जा रहा है? वो सवाल आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आपका मैसेज क्लियर नहीं है। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो शब्द चाहे लिखे हुए हों या बोले जा रहे हों, आपका पर्पस मैसेज के अंदर क्लियरली नज़र आना चाहिए। समझ में आती है बात या नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? चलिए, तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की। अब हम दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कंसाइजनेस। अब आप कहेंगे सर कंसाइजनेस का मीनिंग क्या है?
देखो, किसी को भी ना अगर कोई बात समझनी तो वो कहता है कि यार देखो, लंबे लंबे भाषण मत दो, आप जो समझाना चाहते हो वो शॉर्ट में समझा दो, मेन मुद्दा बताओ, बात खत्म करो। आप जब भी किसी से कम्युनिकेट करें तो कम्युनिकेट करते वक्त आपका फोकस इस चीज़ पर ज़्यादा होना चाहिए कि आप ज़्यादा एक्सप्लेनेबल मत बनिए। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आदमी को कंफ्यूज करती है। अब चाहे आप बोलकर किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो या फिर आप लिख कर किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, आप जब ज़रूरत से ज़्यादा, जिसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, आप जब उसको भी एक्सप्लेन करने लग जाएंगे, कुछ ज़्यादा ही बैकग्राउंड के अंदर चले जाएंगे। कभी कभी बैकग्राउंड बताना ज़रूरी होता है, बट अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर जाएंगे ना, तो आप क्या हो जाएंगे, अपना रूट ही खो जाएंगे कि बेसिकली आप बात कर किस चीज़ की रहते हैं। समझ में आती है बात, ये नहीं आती? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका मैसेज जो है ना वो कंसाइज होना चाहिए। और कंसाइज कहने का मतलब है कम शब्दों में सारी बातों को बता देना। समझ आती है बात, ये नहीं आती? बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कोर कंटेंट है आपके मैसेज का, जो इंपॉर्टेंट बात है, आप वो भी ना बताएं कुछ ज़्यादा ही बात को छोटी करने के चक्कर में। कंसाइजनेस कहता है अननेसेसरी बातों को अपनी कम्युनिकेशन से हटा दो, चाहे आप लिख कर किसी को समझा रहे हो या बताकर किसी को समझा रहे हो। आप कम शब्दों में अपनी बात को कहने की कोशिश कीजिए। और दूसरी चीज़, जब आप कम शब्दों में अपनी बात को कहने की कोशिश करें तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके कंटेंट का जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको इलैबोरेट करना मत भूलिएगा। अगर कोई बात इंपॉर्टेंट है जो आप कन्वे करना चाहते हैं तो आप उसे इलैबोरेट कीजिए भले से, क्योंकि वो आप बताना चाहते हैं, वो अच्छे से समझाना चाहते हैं। लेकिन बेतुकी बातों को आप चाहे लिख रहे हो या बोल रहे हो, दोनों चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंसाइजनेस। कंसाइजनेस क्या कहता है भाई, कि किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो लंबे लंबे एसेस पढ़े, है ना। अक्सर लोग, जब आप देखते होंगे, न्यूज़पेपर की हेडलाइन से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अंदर क्या लिखा होगा। तो यही क्वालिटी है कंसाइजनेस की। समझ आई बात, ये नहीं? लेकिन मैं फिर वही आपसे कहूँगा, इररेलेवेंट वर्ड्स को रिमूव करने के चक्कर में आप कोर कंटेंट को ही मिस मत कर जाइएगा। समझ आई बात, ये नहीं आती? अक्सर लोग अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं यू सी, आई मीन टू से, इन अदर वर्ड्स। अरे भाई, इन सारी चीज़ों को हटाओ। समझ आई बात है? रिपीटेशंस मत करो किसी भी चीज़ की बार बार। एक बात को आपने एक बार कह दिया तो कह दिया, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। समझ में आई बात नहीं? दिस इज द रेलेवेंस ऑफ कंसाइजनेस। देखिए जी, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, नो वन हैज़ टाइम टू रीड और या फिर टू लिसन लॉन्ग मैसेजेस। लॉन्ग ऐसे सुनने का किसी के पास टाइम नहीं है, बिकॉज क्योंकि द कोर कंटेंट, यानी जो मेन कंटेंट होता है ना, आप जो बताना चाहते हैं, वो खो जाता है यार आपकी उन इलैबोरेटेड डिटेल्स के बीच में। आपकी वो जो इलैबोरेटेड डिटेल्स हैं उसके बीच वो कोर कंटेंट खो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि इररेलेवेंट वर्ड को यूज़ करना क्या करें, इग्नोर करें। समझ में आती है बात, ये नहीं आती? चलिए, तो ये 2 पॉइंट हमें समझ में आए कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर क्लैरिटी का होना ज़रूरी है, यानी आप जो अपनी बात सामने वाले को समझा रहे हैं उसके अंदर आपका पर्पस अलग ही नज़र आना चाहिए कि हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं, आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं। कंसाइजनेस के अंदर आप अननेसेसरी बातें ना करें, इधर उधर की बातें ना करें, क्योंकि इधर उधर की बातों के चक्कर में जो आपके मैसेज का जो कोर कंटेंट है, जिसके लिए आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो कोर कंटेंट कहीं लॉस हो जाता है। ठीक है ना? तो क्लैरिटी का होना ज़रूरी है, कंसाइजनेस का होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और अगले कैरेक्टरिस्टिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है कंक्रीटनेस। क्या है बेटा? कंक्रीटनेस। अब आप कहेंगे सर कंक्रीटनेस क्या चीज़ है? और जब आप कंक्रीटनेस को समझेंगे तो फिर आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ आपकी कम्युनिकेशन में कैसे हो सकती है। देखो, ऐसा है, आप कंसाइजनेस को ना कभी कभी बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते हो। आप ये कहते हो कि नहीं, मैं तो कम शब्दों में ही बात कहूँगा। अब आपके शब्द इतने ज़्यादा कम हो जाते हैं कि आपकी बात के अंदर वजूद समझ में नहीं आता। आपकी बात इतनी कम हो जाती है कि दूसरे आदमी को समझ ही नहीं आ पाता कि ये जो मुझे बता रहा है क्या ये बात पूरी भी है या नहीं है। देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। हमारे कम्युनिकेशन में
सफिशिएंट डिटेल्स का होना ज़रूरी है जो हमारी बात को सपोर्ट कर सकें, हमारे आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर सकें और लोगों का फोकस मेन मैसेज पर लेकर आ सके। क्या कहा मैंने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने कहा ऑलवेज मेक श्योर दैट देयर इज सफिशिएंट details to support your argument and bring focus to the main message, देखो बेटा, मैं आपसे एक चीज कहूंगा, इन तीनों बातों के थ्रू मैं आपको ये भी समझाना चाहूँगा कि आप जब एग्जामिनेशन में जाएंगे ना, सीए के एग्जामिनेशन में, तो आपको अपने क्वेश्चन पेपर में भी इन तीन बातों का ध्यान रखना है। अब सुनो ज़रा मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम ना सीए के एग्ज़ाम को ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम की तरह समझ लेते हैं। अब ग्रेजुएशन में क्या होता है, वहाँ तो पन्ने भरने की बात हो रही है भाई, जो जितने ज़्यादा पन्ने भरेगा उतने ज़्यादा उसे मार्क्स मिलते हैं। नहीं भाई, देखो सीए इंस्टीट्यूट जो है ना वो एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है। सीए इंस्टीट्यूट कहता है कि देखो जी, आपके जो आंसर्स होते हैं ना उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। आप जो बताना चाहते हैं, जो आप हमें आंसर करना चाहते हैं, वो हमें डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि आप हमसे कहना क्या चाह रहे हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब आप जो ग्रेजुएशन में करते हैं, पन्ने भरने लग जाते हैं, इररिलेवेंट बातें करने लग जाते हैं, तो आपका जो कोर कंटेंट होता है वो गायब हो जाता है। तो इंस्टीट्यूट कहता है नहीं, आपका जो आंसर है ना वो कंसाइज होना चाहिए। कंसाइजनेस आपके आंसर में होनी चाहिए, आपके कम्युनिकेशन में होनी चाहिए। ठीक है जी, हमें समझ में आया। लेकिन कंसाइजनेस को इतना कंसाइज भी मत कर देना कि आपकी बात वहां पर पूरी ही ना हो पाए। आप किसी टॉपिक के बारे में 6 पॉइंट्स जानते हैं और वो 6 के 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। आपने 2 ही पॉइंट्स मेंशन कर दिए और कहा कि इन्हीं 2 पॉइंट्स में ढूंढ लो, हमारी सारी बातें इन 2 ही पॉइंट्स में खत्म हो जाती हैं। तो बेटा देखो, ऐसा नहीं चलेगा। कंसाइज होना जरूरी है। आप 6 पन्ने मत भरो, 6 पॉइंट्स में अपनी बात को कहो, लेकिन इतना ज्यादा कंसाइज ना हो जाओ कि आपकी इंफॉर्मेशन कंक्रीट ही ना रहे, आपकी बातें ऐसी ही ना हो, मतलब आपके पास ऐसी डिटेल ही ना हो जो आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर सके। समझ में आई बात ही नहीं। आपको हमेशा इस बात पर ध्यान रखना है कि आपके मैसेज में, आपकी कम्युनिकेशन में सफिशिएंट डिटेल्स का होना ज़रूरी है जो आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करें और आप लोगों का फोकस मेन मैसेज के ऊपर लेकर आएं। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो दीज आर द 3 थिंग्स जिनका होना किसी भी कम्युनिकेशन में ज़रूरी है। तो क्या सर बस इन्हीं तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन जाता है? नहीं, अभी और भी हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप सोचें ज़रा इन तीनों के बारे में और ख़ुद ध्यान लगाएं, क्या मैं अपनी कम्युनिकेशन में या मैं अपने एग्ज़ाम के अंदर जब आंसर लिखता हूँ तो इन चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ क्या नहीं रखता। अब हम अगले फीचर की तरफ मूव करेंगे और वो है कोहेरेंस। अब देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक ना एक रिटन कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो, अक्सर लोगों ने लिखते वक्त बहुत सी वो गलतियाँ करते हैं और लिखते वक्त वो अपनी बातों को क्लैरिटी दे रहे होते हैं, कंसाइजनेस देना चाहते हैं, कंक्रीटनेस देना चाहते हैं, सारी चीज़ें वो देना चाहते हैं, लेकिन उनका अपनी बात को प्रेजेंट करना, मैं आप लोगों के लेवल पर बोलूं, अपनी बात को तरीके से प्रेजेंट करने का तरीका ही गलत होता है, तरीका ही अलग होता है। मैं आपको बताता हूं कोहेरेंस का मतलब क्या है। देखो, कोहेरेंस का मतलब मैं लिखवाता हूं। कोहेरेंस रेफर्स टू लॉजिकल ब्रिज between words, sentence and paragraphs. हाँ जी, coherence refers to logical bridge between words, sentence and paragraph। ये बात आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। कोहेरेंस कहते किसे? अब मैं आपको कोहेरेंस के ना कुछ एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। देखो, अक्सर क्या होता है, हम ना किसी ज़माने में पहले पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखे चले जा रहे हैं, सारी बात को एक ही पैराग्राफ में लिखते गए और भाई पन्ने के पन्ने भर दिए। तो अब
ऐसी प्रेजेंटेशन को ना किसी को पढ़ने का दिल नहीं करता। समझ आई बात नहीं, किसी के पढ़ने का दिल ही नहीं करेगा, पता नहीं यार क्या लिख दिया इन्होंने, समझ में ही नहीं आ रहा। फिर लोगों से कहा गया कि यार अपनी बातों को ना पॉइंट्स में लिखा करो, पॉइंट्स में लिखा करो। अब वो उन्होंने पॉइंट्स की बात को भी जज्बातों में ले लिया। अब उन्होंने क्या करा, एक पैराग्राफ जो पैराग्राफ में लिखा जा सकता है, अब उस पैराग्राफ के भी 3 अलग अलग पॉइंट बना दिए, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, और फिर जो दूसरा पैराग्राफ शुरू होना था उसको पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6। यानी भाई आप एक पॉइंट में एक पैराग्राफ लिख सकते थे, ये तीनों बातों को एक पैराग्राफ में लिख सकते थे, और इन तीनों बातों को दूसरे पैराग्राफ में लिख सकते थे। तो आपको बात पॉइंट्स में तो लिखनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपको एक पैराग्राफ दिया और उसके हर फुल स्टॉप को आपने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। भाई देखो, मैं यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोहेरेंस क्या होता है, एक लॉजिकल ब्रिज होता है, लॉजिकल ब्रिज आपके वर्ड्स के बीच, आपके सेंटेंसेस के बीच और आपके पैराग्राफ्स के बीच। समझ में आती है बात नहीं? आपको अगर पॉइंट्स में चीज़ों को बताना है तो भैया कम से कम जो बातें एक ही चीज़ कह रही हैं, यानी जो वर्ड्स एक ही चीज़ कह रहे हैं, उनको एक सेंटेंस में रखो। फिर अगली बात शुरू करने के लिए आप दूसरा सेंटेंस, दूसरा पॉइंट शुरू कर सकते हैं। समझ आई बात नहीं? और अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंटेटिव बनाओ, प्रॉपर बुलेट्स का इस्तेमाल करो, प्रॉपर प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करो, ताकि लोगों को आपकी बात एक्सप्लेनेबल लगे और आपकी बातें समझ में आए। समझ आई बात नहीं? देखो मैं आपको एक ना की देता हूँ, कोहेरेंस की क्या हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखिए कोहेरेंस की ये है, चाबी ये है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज कीजिए, लॉजिकली प्रेजेंट कीजिए, और उनको पढ़ना लोगों के लिए क्या हो, समझना क्या हो, आसान हो, इजी टू अंडरस्टूड। अब मुझे एक बात बताओ, आप मेरे इन्हीं 2 पैराग्राफ्स को ऑब्जर्व कर लीजिए। सबसे पहले पैराग्राफ में मैंने ये बताया कि कोहेरेंस है क्या। कोहेरेंस का मतलब है लॉजिकल ब्रिज बिटवीन वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ। और अगले पॉइंट में मैंने ये बता दिया कि आप कोहेरेंस को अचीव कैसे कर सकते हैं। तो अब बताइए कि मेरे दोनों सेंटेंसेस, मेरी दोनों बातें सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं? सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज्ड है सर। पहले आपने डायरेक्ट की नहीं बताई कि कोहेरेंस की क्या होती है, और फिर आपने ये नहीं बताया कि कोहेरेंस क्या होता है। मैंने पहले कोहेरेंस समझाया और कोहेरेंस हम कैसे अचीव कर सकते हैं वो समझाया। यानी मेरी इंफॉर्मेशन सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज्ड है। और दूसरी चीज़ लॉजिकली प्रेजेंटेड है। मैंने कोशिश करी कि मैं कोहेरेंस को अलग सेंटेंस में और उसकी की को अलग सेंटेंस में समझाऊं। समझे कि नहीं समझे? ताकि लोगों के लिए मेरी बात को समझना आसान हो। समझे कि नहीं समझे? एनी प्रॉब्लम इन दिस? तो इसी को कोहेरेंस कहा जाता है। तो आपको एक और कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई होगी। एक तो आपकी बातों में क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी पर्पस लोगों को समझ में आना चाहिए आपके मैसेज का। फिर कंसाइजनेस होनी चाहिए, यानी इररेलेवेंट वर्ड्स नहीं आने चाहिए, और कोर कंटेंट जो है वो लॉस्ट नहीं होना चाहिए। कंक्रीटनेस के अंदर आप इतनी ज़्यादा कंसाइजनेस में मत चले जाना कि सफिशिएंट डिटेल जो आपके आंसर को सपोर्ट कर सकती हैं वो ही वहाँ से गायब हो जाएं। तो आपको सफिशिएंट डिटेल जो आपके आर्गुमेंट को सपोर्ट करें, उन चीज़ों को अपने मैसेज में डालना ज़रूरी है, ताकि लोगों का फोकस आपके मेन मैसेज पर आ सके। कोहेरेंस में हमें क्या समझ आया कि वर्ड्स, सेंटेंसेस और पैराग्राफ के बीच में एक लॉजिकल ब्रिज का होना ज़रूरी है। और ये चीज़ तभी आ सकती है जब आपका जो इंफॉर्मेशन है वो सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज्ड और लॉजिकली प्रेजेंटेड हो। ठीक है जी? तो ये 4 C के बारे में हमने बात कर ली है: क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंक्रीटनेस और कोहेरेंस। अब कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक क्या नाम है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में होना ज़रूरी है। अब मैं उसके बारे में और आपसे बात करता हूँ। अब बात करते हैं हम कंप्लीटनेस की। देखो, कंप्लीटनेस शब्द बड़ा आसान है समझना कि सर आपका मैसेज ना कंप्लीट होना चाहिए। आपके मैसेज के अंदर सारे फैक्ट्स, सारी इंफॉर्मेशन का होना ज़रूरी है, जो कि रिसिपिएंट के लिए ज़रूरी है। ये कह देना बड़ा आसान है, लेकिन इसके अंदर डेप्थ है। इस चीज़ के अंदर मैं आपको समझाता हूँ क्यों। अब आपको समझ में आएगा कि कंप्लीटनेस किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इतनी ज़रूरी क्यों होती है। देखिए बेटा, एक है इंश्योरेंस कंपनी, है ना, और एक है वो शख्स जो अपना या अपने बच्चों का या किसी का भी इंश्योरेंस कराना चाहता है, उसे हम कहते हैं इंश्योर्ड।
इंश्योरेंस कंपनी होती है इंश्योरर, जो कि इसका इंश्योरेंस करती है, और इंश्योर्ड जो है वो शख्स है जिसका इंश्योरेंस किया जा रहा है। अब मान लेते हैं कि इंश्योर्ड जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के पास गया और उससे कहा कि भाई मेरा लाइफ इंश्योरेंस कर दो। अब इन्होंने, इंश्योरेंस कंपनी ने इनसे कुछ इंफॉर्मेशंस मांगी, इनसे रिलेटेड आप क्या काम करते हैं, आपकी सैलरी क्या है, आपके कितने घर में, परिवार में कितने लोग हैं, सारी बातें जो इंश्योरेंस कंपनी को पूछनी थी वो इन्होंने बताई। लेकिन इंश्योर्ड उन्हें ये बताकर नहीं आया कि भाई मैं एक बीमार शख्स हूँ, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, समझ में आती है बात नहीं, और कभी भी मैं कुछ सालों के अंदर टपकने वाला हूँ। ये बात मेडिकल रिपोर्ट जो है इन्होंने इनको नहीं बताई। अब असल में होगा क्या कि LIC वाले अब ये बंदा चाह रहा होगा कि मैं अगर जल्दी से जल्दी मरता हूँ तो मेरे पास ज़रा जल्द से जल्द सारा प्रीमियम मेरी फैमिली को मिल जाएगा। अब मुझे बताओ इंश्योरेंस कंपनी को किस चीज़ की दिक्कत होगी कि इंश्योर्ड ने हमको क्या नहीं दी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और फिर बाद में इनके डिस्प्यूट्स होंगे कि हमें तो आपने बताया नहीं, ये फलाना ढिमकाना। यानी कम्युनिकेशन में किस चीज़ की दिक्कत थी? कंप्लीटनेस। सारे फैक्ट्स, सारी इंफॉर्मेशन जो एक इंश्योर्ड को बताने चाहिए इंश्योरेंस लेते में पहले, वो इन्होंने नहीं बताए। तो अब आप समझ जाइए कंप्लीटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस कंपनी। जब ये लोग इनका इंश्योरेंस कर रहे हैं तो सारी अच्छी अच्छी बातें तो बता रहे हैं कि हाँ जी आपको ऐसे क्लेम मिलेगा, ऐसे क्लेम मिलेगा, ऐसे क्लेम मिलेगा, लेकिन इनको एक्सेप्शंस नहीं बता रहे कि किन सिचुएशन में हम आपको क्लेम्स नहीं देंगे। तो इंश्योर पहले खुश होकर ये समझ लेगा हाँ जी मुझे तो हर सिचुएशन में मिल ही जाएगा, लेकिन बाद में जाकर उसे पता लगता है अच्छा जी इस सिचुएशन में नहीं मिलेगा, इस सिचुएशन में इसे नहीं मिलेगा, क्योंकि बाद में तो आपने लिख दिया ना एज पर दी टर्म्स एंड कंडीशन, और उसे जल्दी जल्दी बोल दिया। तो यानी भाई देखो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो इंश्योर्ड हो, दोनों को अपनी कम्युनिकेशन क्या रखनी चाहिए? कंप्लीट रखनी चाहिए। कुछ नहीं छुपाना चाहिए एक दूसरे से, सारे फैक्ट, सारी इंफॉर्मेशन जो भी कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, जो भी रिसिपिएंट के लिए ज़रूरी है, वो आपकी कम्युनिकेशन के अंदर होने चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि कंप्लीटनेस आपके मैसेज में होनी ज़रूरी है। समझे मेरे बच्चे? तो मैंने आपको यहाँ पर कितने C के बारे में बता दिया, क्लैरिटी के बारे में बता दिया, कंसाइजनेस के बारे में बता दिया, कंक्रीटनेस के बारे में बता दिया, कोहेरेंस के बारे में बता दिया, कंप्लीटनेस के बारे में बता दिया। मेरा आप सबसे कहना यह है कि इन सारी चीज़ों को जब आप इंडिविजुअली पढ़ते हैं ना, आपको बड़े अच्छे से समझ में आती है, लेकिन ये सारे वर्ड्स एक्चुअल में हैं क्या? आपको इस चीज़ को समझने के लिए 2-3 बार अपने लिखे हुए शब्दों को पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि हाँ कोहेरेंस क्या चीज़ थी। कोहेरेंस के अंदर हम कह रहे थे कि भाई एक लॉजिकल ब्रिज होना चाहिए, है ना, सेंटेंस, वर्ड्स और पैराग्राफ में। कोहेरेंस क्या नाम है, कंक्रीटनेस क्या चीज़ है कि मेरे मैसेज के अंदर सफिशिएंट डिटेल्स का होना ज़रूरी है जो मेरे आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर सके। तो आप बार बार इसको जब तक रीड नहीं करेंगे तब तक मज़ेदारी नहीं आएगी। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक है जिसका नाम है कर्टसी। कर्टसी। अब देखो बेटा, कर्टसी कहते किसे हैं? कर्टसी का मतलब होता है, कर्टसी इंप्लाइज दैट द सेंडर, यानी जो अपनी बात को कन्वे कर रहा है, इज पोलाइट। वो बंदा बहुत पोलाइटली बात कर रहा है, गुस्से में बात नहीं कर रहा। रिस्पेक्टफुल, रिसीवर को रिस्पेक्ट देकर बात कर रहा है। ओपन, यानी उससे इस तरह से बात कर रहा है, खुले दिल से बात कर रहा है कि मैं कुछ तुमसे छुपा नहीं रहा। एंड ऑनेस्ट, और सच्चाई के साथ बात कर रहा है। अगर एक सेंडर अपनी बात को कहते वक्त पोलाइट होता है, यानी बहुत प्यार से अपनी बात को समझाता है, रिस्पेक्टफुल होता है, यानी अपने शब्दों में सामने वाले को इज्जत दे रहा होता है, उसके साथ ओपनली अपनी सारी बात। देखो आप खुद बताओ, जब आदमी आपसे खुल के बात करता है ना, तो आपको उसके ऊपर एक ट्रस्ट पैदा हो जाता है। जब वो ओपन होकर अपनी कोई बात आपसे कहता है, जैसे ही वो आपका उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हुआ, आपको उसकी बात समझ में आने लग गई। और ये तभी हो सकता है जब सेंडर अपनी बात को कहते वक्त ओपन हो और ऑनेस्ट हो। अगर एक सेंडर अपनी बातों में ओपन और ऑनेस्ट है,
पोलाइट है, रेस्पेक्टफुल है, तो रिसीवर उसकी बात को बहुत अच्छे से सुनेगा, क्योंकि उसको सेंडर में कर्टसी नज़र आएगी। और जब रिसीवर को सेंडर में कर्टसी नज़र आएगी तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड ही लेकर आएगा, वो बॉन्ड ही क्रिएट करेगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो मैंने अब तक आपसे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट हो रहे थे सी से। किससे स्टार्ट हो रहे थे बेटा? सी से। और ये 6 पॉइंट आपको याद रखने ही रखने हैं। देखो बेटा, अब तक आपने ये जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स जो पढ़े ना, वो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के तो थे, लेकिन सब में आप बता रहे थे कि सेंडर के पार्ट से क्या क्या होना चाहिए। सब में आप ये बता रहे थे कि सेंडर के पार्ट से क्या क्या होना चाहिए। सेंडर को अपने मैसेज में क्लैरिटी रखनी चाहिए, सेंडर को कंसाइज होना चाहिए, सेंडर को अपनी बातों में कंक्रीटनेस लेकर आनी चाहिए, सेंडर को शब्दों को लिखते वक्त, सेंटेंसेस को फॉर्म करते वक्त कोहेरेंस के अंदर रहना चाहिए, अपनी कंप्लीटनेस अपने मैसेज में रखनी चाहिए और बोलते वक्त कर्टसी होनी चाहिए। समझ आई बात? यानी सारी बातें आपने सेंडर के लिए कह देंगे। सेंडर अगर ये सारी चीज़ें रखेगा तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन आप एक बात को समझिए, कम्युनिकेशन सिर्फ सेंडर का काम नहीं है, कम्युनिकेशन में रिसीवर का भी उतना ही रोल प्ले होता है, क्योंकि कॉमन अंडरस्टैंडिंग दोनों लोगों के बीच में क्रिएट होनी है। तो अब तक आपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझी थी। अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूं वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हैं? रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रिसीवर को भी कुछ ना कुछ रोल प्ले करना पड़ेगा अगर वो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहता है। तो सर रिसीवर को क्या करना पड़ेगा? देखो, मैं अभी आपको गारंटी दे रहा हूँ, इतनी वीडियो तुम लोगों ने देखी है ना, तुमने वीडियो को देखते वक्त इधर से उधर डिस्ट्रैक्ट ज़रूर हुए होंगे। कोई ना कोई चीज़ ज़रूर ऐसी होगी जो तुम्हारे फोकस को, तुम्हारे अटेंशन को ख़राब कर रही होगी। तुम लिख के ले लो बेटा, अगर नहीं है ना ऐसा, अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। तुम इस वक्त कुछ ना कुछ पूरे इस वीडियो में कभी कोई नोटिफिकेशन आई होगी, कभी कुछ इधर से पापा ने बुलाया होगा, मम्मी ने बुलाया होगा, या तुम कुछ भी करके कानों में ईयरफोन्स लगाकर बैठे होंगे ना, तो 1 मिनट के लिए तो कहीं ना कहीं तुम डिस्ट्रैक्ट ज़रूर हुए होंगे। और जिस पॉइंट पे तुम डिस्ट्रैक्ट हुए होंगे ना, वो लिख के रख लो बात, उसमें तुम्हें बात को समझने में दिक्कत आई होगी। आप एक रिसीवर का काम क्या है? रिसीवर को अपनी, जब वो किसी की बात सुन रहा हो तो उसे फोकस होना जरूरी है। शुड बी फोकस्ड व्हाइल लिसनिंग टू द सेंडर। कोई भी चीज अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना, तो उस चीज को प्लीज अवॉइड करो। ये इंस्टाग्राम के मैसेजेस, व्हाट्सएप पर आपके, है ना, अजीज लोगों के मैसेजेस, वो ज़रा इग्नोर करो यार। पढ़ते वक्त तो ढंग से बैठ जाओ निकम्मो। समझ में आती है बात या नहीं आती? क्योंकि जितना ज़्यादा अटेंशन रिसीवर का होगा, जितना ज़्यादा फोकस रिसीवर का होगा, बात को उतने ही अच्छे से कन्वे किया जा सकता है। मेरी बात समझ आती है नहीं आती? एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सारा रोल सेंडर का नहीं होता। आप ये मत देखो ये वीडियो बनाने वाला टीचर कितने अच्छे से समझा रहा है, आपके लिए भी एक, यार ये मेरा ही कॉल आ गई, हाँ जी, आपके लिए भी एक रोल है कि आपको मेरी बात को ढंग से सुनना है। समझ आई बात नहीं? तभी हम लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव ज़रूर होगा। अब देखो, ये आपने नोट कर लिया होगा कि हाँ जी देखो सर की खुद की घंटी बज गई। तो अब देखो, आप डिस्ट्रैक्ट ज़रूर हुए होंगे, बट कोई बात नहीं, सही पॉइंट पे डिस्ट्रैक्ट हुआ, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं आपसे बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ। चलिए, अब ये दूसरा पॉइंट निकल कर आता है, लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, सर हम तो सुनते ही समझने के लिए, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं बेटा, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट है, मैं आपको समझाऊं। आपने अक्सर देखा होगा न्यूज़ चैनल्स की डिबेट्स में लोग दूसरे की बात को सिर्फ इसलिए सुन रहे होते हैं ताकि बस उसका एक अच्छा सा रिप्लाई कर सकें, ताकि लोग कह सकें वाह वाह क्या जवाब दिया है। तो बेटा, जवाब देना ही सब कुछ नहीं होता। सामने वाले की बात को जब आप सुने तो उसकी बात को समझने की कोशिश ज़्यादा करें, ना कि रिप्लाई देने की कोशिश करें।
अगर आप उसकी बात को इस पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे कि यार पहले मैं समझूं कि बंदा कहना क्या चाह रहा है यार, अगर उसकी बात में कुछ सही बात है तो एग्री करें, हाँ आप सही कह रहे हैं, अगर कुछ गलत बात है तो उसकी गलत बात को उसे रिप्लाई करेंगे, नहीं आप गलत कह रहे हैं, या फिर उसकी बात कहीं कहीं सही है तो आप उसे कहते कि ये बात तो आप मुझे सही समझ में आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके फैक्ट्स भी गलत हैं, कहीं ना कहीं आप भी गलत कह रहे हैं। अब इससे क्या होगा, एक कंस्ट्रक्टिव बात हो पाएगी। लेकिन अगर सिर्फ आप सुनने, जवाब देने के लिए सुनेंगे तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी, उसी को कहा जाता है बहस। वहाँ सिर्फ बहस होगी और उस बहस का कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आएगा। तो लोग जो हैं सिर्फ रिप्लाई देने के लिए ना सुने, बात को समझने के लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप रिसीवर का परसेप्शन, रिसीवर का जो नज़रिया है वो हमेशा दूसरे को समझने का होना चाहिए कि सेंडर के थॉट्स क्या हैं, सेंडर के व्यूज़ क्या हैं, ताकि आप एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन रिजल्ट में लेकर आ सकें, ना कि बस एक बहस कर सकें जिसका रिजल्ट कुछ भी नहीं होता। अब बेटा, अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट। ये पॉइंट भी रिसीवर के लिए ही ज़रूरी है। हालांकि देखा जाए तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं सेंडर के लिए भी काम में आता है। देखो बेटा, होता क्या है, ये पॉइंट कहता है कि जब भी आप दो लोग आपस में कम्युनिकेट करें तो इमोशनल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन का इमोशन जो है ना वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब दो लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप जब छोटे से बच्चे थे तो मान लेते हैं आपको बाहर किसी ने पीट पाट दिया, समझ आई बात, ये नहीं है, और आप घर पर आए तो दो तरीके के पेरेंट्स होते हैं। एक तो कैसे होते हैं भाई, आप बाहर से किसी से पिट कर आए, रोते हुए आए, और घर आकर आपके फादर ने पूछा मुझे बता तुझे पीटा किसने, अभी बता तू। आपने उसका नाम लिया, बाहर गए, क्या पता आपको सही वजह से पीट कर भेजा हो, आप पिटने के ही लायक हो इसीलिए आप बाहर से पिट कर आए हो, और आपके फादर ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, भाई लड़ने के लिए चढ़ गया उससे, या तो उस बंदे को कूट दिया जाकर या फिर उसको जाकर खड़ी खोटी सुना दी, और बाद में जाकर रियलाइज़ हुआ कि यार जो गलती शायद आप ही की थी, इस वजह से आपका बाहर से पिटाई होकर आई थी। अब बाद में जाके आपके फादर को रियलाइज़ होता है यार ये तो मुझसे गलत हो गया। दिक्कत किस चीज़ की है, आपने सामने वाले से बात ही नहीं करी जाकर कि ऐसा हुआ क्यों। ये इमोशनल अवेयरनेस की दिक्कत है। अच्छा, एक और मसला भी होता है, आप बाहर से पिट कर आए, घर पर आकर आपने बताया, आपके मम्मी पापा ने आप ही की नहीं सुनी और आपको उल्टा कूट डाला। अब ये रोता हुआ आदमी और रोएगा बेचारा, तो यहाँ पर भी गलती है। तो इंसान को अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। सेंडर का भी रोल यही होता है कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करें, और रिसीवर का भी ये रोल होता है कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करें। कभी कभी आपने अक्सर देखा होगा दो लोग बात करते करते अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और बात कहीं की कहीं निकल जाती है, जिसकी वजह से कोई भी रिजल्ट निकल कर नहीं आता है। समझे कि नहीं समझे? तो मेरे बच्चों, मैंने आपको ये 9 पॉइंट्स बताए जो किसी भी कम्युनिकेशन के लिए इफेक्टिव होंगे। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको सिर्फ 5 मिनट देने, सिर्फ 5 मिनट, और इन सभी पॉइंट्स को अपने माइंड में रिवाइज करना है। इनको एक बार दोबारा से देखना है, आपको रियलाइज होगा दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमेंबर। 6 के 6 पॉइंट जो शुरुआत के हैं वो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, और वो सारे के सारे सेंडर के लिए हैं। बाकी के 3 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं, एक रिसीवर के लिए, जिनको याद रख पाना आसान होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।